ईरानी काउंसलेट पर हमले का प्रतिशोध शुरू हो गया है। इजराइल के इलात शहर पर ड्रोन से हमला किया गया। इलात के रमोन एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठन का ये बड़ा हमला। इजरायली एयर डिफेंस ने हालांकि ड्रोन को नष्ट कर दिया, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन हमला किया गया था। इजरायली एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को नष्ट किया। अरब से महासंग्राम की लेकिन शुरुआत हो चुकी है। इजराइल ने सीरिया की राजधानी पर ऐसा विध्वंसक हमला किया है जिससे तेहरान और वॉशिंगटन तक भूचाल आ गया है। दमिश्क में ईरानी काउंसलेट की बिल्डिंग पर इजराइल ने मिसाइल हमला किया। इस हमले में अल कुद्स फोर्स के 7 कमांडर मारे गए। इसके बाद तेहरान ने इजराइल पर महाविनाशक हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान और इजराइल की जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ईरान को रूस और चीन का समर्थन है। माना जा रहा है कि उसके एटमी हथियार भी तैयार हो चुके हैं। सवाल यही है कि ईरान कब और कैसे इजराइल पर पलटवार करने वाला है। अरब में छिड़ने वाली है ईरान और इजराइल की सीधी जंग। ईरान करने वाला है इजराइल पर विध्वंसक मिसाइल हमले। इजराइल में होने वाली है गाजा जैसी जंग। वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान तक तनाव चरम पर है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया है जिससे दोनों देशों के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क से आई हैं। आग की लपटें इजराइल के हमले की वजह से उठी। दमिश्क के वीवीआईपी इलाके में धुएं का गुबार उठ रहा है। इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर मिसाइल हमला किया। हमला सोमवार की शाम को किया गया। इजराइल के हमले से दूतावास की बिल्डिंग में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर टीम मौके पर पहुंची। इजराइल का हमला इतना जबरदस्त था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्यिक दूतावास की बिल्डिंग मलबे में बदल गई। मिसाइल हमले के बाद बिल्डिंग की बाहरी दीवार पर लगा ईरानी वाणिज्यिक दूतावास का बोर्ड ही बचा। जहां मिसाइल गिरी उस जगह कई मीटर गहरा गड्ढा बन गया। मिसाइल विस्फोट के बाद पूरी इमारत मलबे में बदल गई। इमारत के नाम पर केवल छत पे लगी लोहे की छड़ें ही बाकी बची और मलबे पर फायर ब्रिगेड की टीम नजर आने लगी। ये इजराइल के मिसाइल हमले से हुई तबाही का मंजर है। इजराइल ने प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया। इजराइल ने जिस बिल्डिंग को निशाना बनाया वो बीच में नजर आ रही है। टारगेट बनाई गई बिल्डिंग के दोनों ओर 2 और इमारतें हैं। इन दोनों इमारतों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। हमले के बाद मलबे में बदल चुकी ये बिल्डिंग पहले ऐसी दिखती थी। ये वीडियो धराशायी हो चुकी इमारत की बगल वाली बिल्डिंग से बनाया गया है। ईरानी कॉन्सुलेट के अंदर सब कुछ तबाह हो चुका है। ईरान पर इजराइल का यह सबसे बड़ा हमला है और इससे इजराइल की वायुसेना ने एक विशेष ऑपरेशन चलाकर अंजाम दिया।
हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि इजराइल की वायुसेना ने ईरानी काउंसलेट पर हमला कैसे किया। सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे इजराइल के 2 F-35 फाइटर जेट ने गोलान हाइट्स के नजदीक उड़ान भरी। इसके बाद ये फाइटर जेट सीरिया की वायु सीमा के नजदीक पहुंचे और यहां पहुंचकर मिसाइल फायर की। इजरायली फाइटर जेट से हेलफायर नाम की मिसाइल फायर की गई। इस मिसाइल में 6 ब्लेड सिस्टम लगा होता है और इसीलिए इसको ब्लेड मिसाइल भी कहा जाता है। इस मिसाइल को बंकर भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। मिसाइल का टारगेट था ईरानी काउंसलेट, जो 2 इमारतों के बीच में था। इसके एक तरफ है कनाडा का दूतावास और दूसरी तरफ है ईरान का दूतावास। मिसाइल में एकदम सटीक हमला किया और एक ही विस्फोट से ईरान के वाणिज्यिक दूतावास की इमारत मलबे में बदल गई। इस हमले में ईरान के 2 बड़े सैन्य कमांडरों की मौत हो गई। पहले हैं जनरल मोहम्मद रेजा जाहिदी अल कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर हैं और दूसरे हैं मोहम्मद हादी हज रहीमी। ये अल कुद्स फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे और जाहिदी की टीम में काम करते थे। सीरिया का दावा है कि ईरानी कॉन्सुलेट पर हमले के लिए इजराइल ने 7 ब्लेड मिसाइलें फायर की। कुछ मिसाइलें सीरियाई एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दी, लेकिन एक मिसाइल कॉन्सुलेट की इमारत पर गिरी। इजराइल के इस हमले में कुल 7 ईरानी सैन्य अधिकारियों की मौत हुई है। जाहिदी और रहीमी के साथ हुसैन अमीनुल्लाही, सैयद मेहदी जलालुद्दीन, मोहसिन सदाकत, अली अगा बाबई, अली सालही रोज बेहानी के भी मौत हो गई। माना जा रहा है कि इजराइल को हाई वैल्यू टारगेट की जानकारी मिली और उसने इसीलिए ब्लेड मिसाइल से बड़ा हमला किया। दमिश्क के कॉन्सुलेट हमले में कई कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरान में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। और इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल इजराइल का यह हमला इलाद नेवल बेस पर इराक रेजिस्टेंस फोर्स के हमले का प्रतिशोध माना जा रहा है। ये इजराइल पर हुए उसी हमले की तस्वीरें हैं। 31 मार्च को इराक के रेजिस्टेंस फोर्स ने इजराइल के इलाद नेवल बेस पर कामिकाजी ड्रोन से हमला किया और इस हमले में इजराइल के एक युद्धपोत को नुकसान पहुंचा। इजराइल की SAR 6 कॉर्वेट के करीब कामिकाजी ड्रोन गिरा। इस युद्धपोत के पिछले हिस्से को नुकसान हुआ है। इजराइल ने इलाद हमले का जबरदस्त प्रतिशोध लिया है और इस प्रतिशोध के बाद अरब में महासंग्राम का अलार्म बज चुका है, क्योंकि रूस और चीन ने अब ईरान को खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिया है। पुतिन, जिनपिंग और रईसी का गठबंधन इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में है। ये हमला प्रॉक्सी संगठनों से भी कराया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूसी पोजीशन पर यूक्रेन ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स ने हवाई हमला किया। हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के हमले का वीडियो भी सामने आया है। इजराइल ने वैसा ही किया जैसा अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारने के लिए किया था। ईरान आज तक अमेरिका से बदला तो नहीं ले सका, लेकिन इंतकाम की आग ने ईरान को उस खेमे का भरोसेमंद सदस्य जरूर बना दिया जिनका मकसद अमेरिका को वर्ल्ड ऑर्डर में टॉप से उतारकर नीचे पटकना है। अब ईरान ने फिर बदला लेने का ऐलान किया है, लेकिन इस बार बदले के एक्शन में ईरान अकेला नहीं रहेगा। ईरान को चीन और रूस का पूरा समर्थन है और माना जा रहा है कि पुतिन के प्लान के मुताबिक ईरान के साथ रूस यूक्रेन फॉर्मूले का इस्तेमाल करेगा।
उस रोज हवा को चीर कर आगे बढ़ रहा था एक अमेरिकी ड्रोन। सोमवार को F-35 फाइटर जेट से निकली एक ब्लेड मिसाइल। उस रोज ड्रोन के टारगेट पर थी एक कार। सोमवार को मिसाइल के टारगेट पर थी एक आलीशान इमारत। वक्त का फासला बहुत लंबा है, लेकिन मिशन एक जैसा, टारगेट भी एक जैसा और तबाही भी वैसी ही है। 4 साल पहले अमेरिका के टारगेट पर थे ईरानी टॉप जनरल कासिम सुलेमानी, और इस बार एक इमारत के मलबे में दफन हुए एक और ईरानी जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी। लेकिन तब और अब में बहुत फर्क है। ईरान आज तक अमेरिका से सुलेमानी का हिसाब बराबर नहीं कर सका, लेकिन इस बार ईरान के सामने है उसका बहुत पुराना दुश्मन इजराइल। अब फर्क समझिए, तब ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी थे, अब राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी है। तब ईरान के साथ सिर्फ चीन था, अब ईरान के साथ रूस भी है। तब ईरान के पास परमाणु बम नहीं था, अब रूस की मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है। तब ईरान विद्रोहियों का अकेला हथियार सप्लायर था, अब चीन रूस भी ईरान समर्थित विद्रोहियों को हथियार दे रहे हैं। तब और अब में सबसे बड़ा फर्क है यूक्रेन वॉर। पुतिन बाइडेन की सीधी अदावत और अमेरिका को तबाह करने का एक बड़ा प्लान। ईरान अब सिर्फ अपने 2 टॉप जनरल्स की हत्या का बदला ही नहीं लेगा, बल्कि कासिम सुलेमानी की हत्या का हिसाब भी चुकता कर सकता है। क्योंकि पुतिन के वॉर प्लान का दूसरा मोहरा ईरान ही है। दुनिया को पुतिन के एंटी अमेरिका प्लान के बारे में जो अंदाजा हो रहा है, उसके मुताबिक पुतिन अमेरिका के खिलाफ यूक्रेन फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। मतलब यह कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन का जिस तरह से इस्तेमाल किया, पुतिन उसी तरह से ईरान का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका ने जिस तरह यूक्रेन को लगातार हथियार दिए, पुतिन भी ईरान को उसी तरह हथियारों की सप्लाई करेंगे। इसका सबूत भी दुनिया के सामने आ चुका है। ईरान के नतांज में जमीन के भीतर बने परमाणु संयंत्र में गजब का विकास हुआ है। नतांज में सुरंगें तैयार कर ली गई हैं। जमीन के भीतर चल रहे तमाम निर्माण के पूरा हो जाने के संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि यूक्रेन में जैसा युद्ध हो रहा है, गाजा में जैसा विध्वंस हुआ, वैसा ही बारूदी कोहराम इजराइल और ईरान में शुरू हो सकता है। पुतिन के प्लान के मुताबिक इस वक्त 2 मोर्चे पर जंग की शुरुआत होनी थी, जिसके लिए पुतिन ने 2 सेनापति तैयार किए हैं। पुतिन के वॉर प्लान के पहले सेनापति किम जोंग है, तो दूसरे इब्राहिम रईसी। दोनों देशों में युद्ध की तैयारी चल रही थी। उसी समय ईरान की सरकार के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम इजराइल ने कर दिया। अब इब्राहिम रईसी नहीं, बल्कि ईरान की पूरी सेना का खून उबाल मार रहा है। ईरान समर्थित विद्रोहियों का भी गुस्सा आसमान छू रहा है, क्योंकि जाहिदी ने 2008 और 2016 के बीच लेबनान और सीरिया में कमांडर के रूप में काम किया था। जाहिदी ने सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीनी क्षेत्र से इजराइल के खिलाफ सभी ईरानी आतंकवादी अभियानों का संचालन किया था। जाहिदी के नेतृत्व में ही ईरान के बाहर आतंकवादी अभियानों और गुप्त घातक गतिविधियों का संचालन हो रहा था। रूस और चीन की मदद से हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को पहले घातक हथियारों से लैस किया जा चुका है।
रूस अमेरिका से यूक्रेन को F-16 देने का बदला भी ले सकता है। रूस ने ईरान को सुखोई 35 देने का वादा किया था। अब रूस ईरान को घातक फाइटर जेट से लैस कर सकता है। पुतिन के प्लान से अमेरिका दबाव में है और अब यूक्रेन की जगह इजराइल को हथियारों की सप्लाई करना मजबूरी है। अमेरिका इजराइल को F-15S फाइटर जेट देने वाला है। जेडैम बम भी इजराइल को दिए जा रहे हैं। इसके अलावा एयर टू एयर मिसाइलों की मांग भी इजराइल ने की है। इजराइल इस वक्त गाजा में ऑपरेशन चला रहा है और हमास में इतनी ताकत नहीं है कि हवा में इजरायली विमानों को चुनौती दे सके। ऐसे में एयर टू एयर मिसाइलों की सप्लाई से जाहिर हो रहा है कि इजराइल और अमेरिका ने किस कदर एक बड़े युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। ईरान ने बदला लेने का ऐलान कर दिया है और माना जा रहा है कि ईरान का पहला इंतकाम किसी मिसाइल या ड्रोन से नहीं होगा। माना जा रहा है कि खुद को अमेरिका के हमले से बचाने के लिए ईरान पहले परमाणु परीक्षण करेगा और दुनिया को यह दिखा देगा कि अमेरिका की एक गलती दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जा सकती है। पुतिन ईरान और नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहे हैं। दोनों देशों में इस वक्त परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है। इजराइल और साउथ कोरिया में न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमले का प्लान है। चीन ने भी ताइवान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। सेना युद्धाभ्यास कर रही है। पुतिन के प्लान की जानकारी होने के बाद ही नेटो देशों ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास किया था। ब्रिटेन और फ्रांस ने भी एक साथ युद्धाभ्यास किया है। पूर्वी यूरोप से लेकर इजराइल और ताइवान तक युद्ध लड़ने की तैयारी में ही जापान की सेना भी वॉर मोड में आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। इस युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर है कि खेरसोन में रूसी सेना ने विध्वंसक हमला किया है। यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर बमबारी की गई है रूस द्वारा। यूक्रेन के गैस और ऑयल स्टेशन में आग लगी है। आग बुझाने में जुटे हैं यूक्रेनी फायर फाइटर्स। जहां एक तरफ पुतिन यूक्रेन को एटमी जोन बनाने पर तुले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने लॉन्ग रेंज ड्रोन से रूस में ऐसी तबाही मचाई जिसकी कल्पना पुतिन ने भी नहीं की होगी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर रूसी इलाके में घुसकर यूक्रेनी ड्रोन ने प्रचंड कोहराम मचाया। हथियार फैक्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिकल डिपो को उड़ा दिया। जानते हैं पहली बार जंग में ज़ेलेंस्की ने एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो भी विध्वंसक अंदाज में। जानते हैं इस हमले के पीछे की वजह क्या थी। पुतिन का ग्राउंड ऑपरेशन आखिर कैसे, आप भी देखिए। अब तक बेलगोरोद, कुर्स्क जैसे रूस के सरहदी इलाकों को यूक्रेनी सेना टारगेट कर रही थी। अब तक यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन रूस की राजधानी मॉस्को को दहला रहे थे। मगर बीती रात यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऐसा बारूदी कोहराम मचाया जिसे देख क्रेमलिन सन्न रह गया। रूसी डिफेंस के भी होश फाख्ता हो गए। 100, 200 या फिर 500 नहीं, बल्कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर रूसी गणराज्य के एक हिस्से को यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोन ने बारूद से पाट दिया।
हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के ड्रोन रूस की सीमा में 1200 किलोमीटर भीतर तक घुस भी गए, जबरदस्त हमले को अंजाम भी दे दिया, मगर रूसी डिफेंस हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। यूक्रेन के लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन ने पुतिन के सुरक्षा कवच को भेद कर रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान में प्रचंड तबाही मचाई। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। ईस्टर्न यूरोप में आने वाला ततारिस्तान, जो कि 67,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और रूसी गणराज्य का एक हिस्सा है, वहीं यूक्रेन ने ताबड़तोड़ ड्रोन स्ट्राइक की है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1200 किलोमीटर दूर मौजूद है रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान। ऐसे में यूक्रेनी सेना ने पहली बार एयरक्राफ्ट ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान के येलाबुगा इलाके में जबरदस्त धमाका किया। येलाबुगा में यूक्रेनी ड्रोन ने शाहिद 131-136 ड्रोन के प्रोडक्शन प्लांट पर अटैक करते हुए तबाही मचाई। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान के इलाके में भी यूक्रेन की तरफ से ड्रोन स्ट्राइक की गई। इस इलाके में यूक्रेन के एयरक्राफ्ट ड्रोन ने सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। यकीन मानिए, पहली बार यूक्रेन ने रूसी इलाके में घुसकर इस अंदाज में लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन के इस्तेमाल से बारूदी कोहराम मचाया। रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 900 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ततारिस्तान रूस के नक्शे में ही मौजूद है, मगर साल 1990 में इसने खुद को संप्रभु राज्य घोषित किया था। लेकिन इस पर कंट्रोल रूस का ही है। इस रीजन में रूसी सेना के हथियार गोदाम और पेट्रोकेमिकल प्लांट मौजूद हैं। लिहाजा यूक्रेनी सेना के एयरक्राफ्ट ड्रोन ने रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान में ताबड़तोड़ स्ट्राइक की। आपको बता दें कि ततारिस्तान में यूक्रेन ने 1 दर्जन से ज्यादा ड्रोन हमले किए। येलाबुगा और निज़्नी कमस्क में ड्रोन हमले में भीषण तबाही मची। यूक्रेनी सेना की ड्रोन स्ट्राइक में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। येलाबुगा में यूक्रेन के एयरक्राफ्ट ड्रोन ने जिस हथियार फैक्ट्री पर धावा बोला, वहां धड़ल्ले से शाहिद 131, शाहिद 136 ड्रोन का प्रोडक्शन होता है। आपको बता दें कि शाहिद मेड इन ईरान आत्मघाती ड्रोन है, जिसका इस्तेमाल रूसी डिफेंस यूक्रेन को दहलाने के लिए बीते 2 सालों से करता आया है। ऐसे में यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन के फैक्ट्री पर ड्रोन स्ट्राइक करते हुए उसे तहस नहस कर दिया। यूक्रेन ने सिर्फ रिपब्लिक ऑफ ततारिस्तान को ही बारूद से नहीं दहलाया, इसके साथ साथ बैटल ग्राउंड में रूसी ब्रिगेड पर भी जोरदार हमले किए। मसलन अवदीपका में रूस के T-90M टैंक को ड्रोन हमले में ध्वस्त किया। येकातेरिनबर्ग में रूसी डिफेंस की हथियार फैक्ट्री को तबाह किया। डोनेट्स्क रीजन के सोलेदर इलाके में GLSDB एयर बम से हमला किया। बेलगोरोद रीजन के रिहायशी इलाकों में यूक्रेन ने जबरदस्त शेलिंग की। यानी बीती रात पश्चिमी रूस का इलाका ज़ेलेंस्की के बारूदी प्रतिशोध से धधकता रहा। यूक्रेनी सेना ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के कई इलाकों पर भीषण बमबारी की। जानते हैं यूक्रेनी सेना ने जंग में इतने आक्रामक तेवर क्यों दिखाए, क्यों पश्चिमी रूस में सीरियल ड्रोन स्ट्राइक की? तो उसकी वजह है रूस ब्रिगेड का ग्राउंड ऑपरेशन।
दरअसल पुतिन ने जबरदस्त वॉर स्ट्रैटेजी बनाते हुए यूक्रेन की ग्राउंड फोर्स को बैकफुट पर लाने का प्लान बनाया और इसके लिए रूस ने ब्रिज, सड़क, पावर हाउस को निशाना बनाया। दरअसल अवदीव्का के आसपास वाले इलाकों पर कब्जे के बाद रूसी ब्रिगेड ने दक्षिणी यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर भीषण बमबारी की। गैस, पेट्रोल स्टेशन, ब्रिज और पावर हाउस को तबाह किया। वहीं अवदीव्का को जोड़ने वाली तमाम सड़कें भी ध्वस्त की। अवदीव्का में रूस ने अमेरिकी अब्राम्स टैंक भी तबाह किए। इसके अलावा यूएस के ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल भी नेस्तनाबूद किए। रूसी डिफेंस का मकसद साफ है, दक्षिणी यूक्रेन पर कब्जे के साथ ही यूक्रेनी सेना की मूवमेंट रोकी जाए ताकि ज़ेलेंस्की ब्रिगेड अवदीव्का में दाखिल न हो सके और न ही रूसी ब्रिगेड से आर पार की जंग लड़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस की भीषण बमबारी देखने को मिल रही है। कुपियांस्क में रूस का हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के 13 सैनिकों के मारे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई है। मॉस्को के क्रॉकर्स हॉल में हुए हमले का सच सामने आ गया है और जो सच सामने आया है वो तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पुतिन को अहम सुराग मिले हैं तो उन्होंने न सिर्फ नेटो से जंग की तैयारी शुरू कर दी है बल्कि ब्रिटेन और फ्रांस का अस्तित्व मिटाने का ऐलान कर दिया है। रूस के इस ऐलान के बाद नेटो भी एक्शन में आ गया है। नेटो सेनाएं कई फ्रंट पर हमले का अभ्यास कर रही हैं। तो सवाल यही है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? महायुद्ध की मुनादी हो गई है। रूस और नेटो में परमाणु जंग तय है। तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने जा रहा है। तीसरी बार महाविध्वंस निश्चित है। एटमी वॉर की वजह बनेगा क्रॉकस सिटी हॉल में हुआ संघात। रिपोर्ट के मुताबिक क्रॉकस हमले की जांच में रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों के हाथ अहम सुराग और सबूत लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान रूस को जो प्रमाण मिले हैं वो क्रॉकस हमले के पीछे नेटो की साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसी के बाद से पुतिन और उनकी सेना ने नेटो पर आक्रमण करने का प्रण ले लिया है। रूस की धरती पर क्रॉकस सिटी हॉल जैसे और कई बड़े हमले करने की तैयारी की जा रही है। रूस की धरती पर क्रॉकस जैसा एक और बड़ा हमला होने वाला था, लेकिन रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। हमले की नई साजिश नाकाम हुई, इसके बारे में खुलासा हुआ तो क्रेमलिन ने नेटो से महायुद्ध की तैयारी तेज कर दी। 24 घंटे में रूस ने जिस तरह की आक्रामकता दिखाई उससे तीसरे विश्व युद्ध का सीन पूरी तरह से क्लियर हो गया। रूस ने नेटो पर हमले की धमकी दी, सरमत जैसे घातक हथियार को तैनात कर दिया है। पुतिन नेटो के खिलाफ बड़ा गठबंधन बना रहे हैं। इतना ही नहीं, रूस 6ठी पीढ़ी का खतरनाक लड़ाकू विमान लाने जा रहा है।
रूसी वायुसेना को 6th जनरेशन का यह विमान जल्द ही मिलने वाला है। इस विमान का नाम है माइकोयान MiG-41। माना जा रहा है कि रूस इसका इस्तेमाल नेटो से युद्ध के दौरान कर सकता है। रूस छठी पीढ़ी के जिस स्टेल्थ फाइटर जेट को लाने जा रहा है उसकी स्पीड है 5 मैक यानी 6200 किलोमीटर प्रति घंटे। यह एंटी मिसाइल लेजर से लैस है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अंतरिक्ष के पास तक उड़ान भरने की क्षमता रखता है। यह हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, इसीलिए इसे सबसे घातक इंटरसेप्टर कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक साथ कई मिसाइलें फायर कर हाइपरसोनिक मिसाइल को तबाह कर देता है। जाहिर है रूस और नेटो की जंग में माइकोयान MiG-41 पुतिन आर्मी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रूस महायुद्ध की तैयारी कर चुका है। यही वजह है कि अब धमकी देकर नेटो को भड़काया जा रहा है। क्रेमलिन, रूसी विदेश मंत्रालय, रक्षा विशेषज्ञ और रूसी मीडिया ने अब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे नेटो को धमकी देनी शुरू कर दी। रूसी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने फ्रांस के साथ साथ ब्रिटेन को भी मिटा देने की धमकी दी। टीवी पर आकर सोलोव्योव ने कहा कि रूसी सेना ऐसा एटमी जलजला लाएगी कि पूरा ब्रिटेन सिर्फ एक धमाके में खत्म हो जाएगा। सिर्फ धमकी ही जारी नहीं हुई है, रूसी सेना का एक्शन भी शुरू हो गया है। स्पेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बैलिस्टिक मिसाइल उसके आसमान से होते हुए समंदर में जाकर गिर गई। माना जा रहा है कि यह मिसाइल रूसी सेना ने फायर की। कहा जा रहा है कि इस धमाके से रूस ने फ्रांस को हद में रहने का अल्टीमेटम दिया है। रूस ने मिसाइल विस्फोट किया, फ्रांस और ब्रिटेन को बर्बाद करने की धमकी दी तो नेटो देशों में खलबली मच गई। नेटो ने भी रूस पर हमले की तैयारी शुरू कर दी। नेटो देशों ने एक साथ कई फ्रंट पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी। फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स रूस पर हवाई हमले का अभ्यास कर रही है, तो नेटो सेनाएं आर्कटिक में तीसरे विश्व विनाश की एक्सरसाइज कर रही हैं। इतना ही नहीं, नेटो यूक्रेन में अपनी सेना भी भेजने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले फ्रांस अपनी सेना भेजेगा, इसके बाद फिनलैंड और दूसरे देश। नेटो सेना को लेकर रूसी रक्षा विशेषज्ञ मार्क स्लेवोदा ने कहा है कि नेटो सेना किसी भी वक्त यूक्रेन की धरती पर पहुंच सकती है। अब रूस को नेटो सेना से जंग लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। वॉर एक्सपर्ट ने जो कुछ कहा है, अगर वैसा हुआ तो दुनिया जानती है कि इसका परिणाम क्या होगा। पुतिन और उनकी सेना जो कुछ करेगी उससे कई देशों का एक साथ खात्मा हो जाएगा। पुतिन जानते हैं कि नेटो से किसी भी वक्त महाजंग शुरू हो सकती है, जिसके लिए वो दुनिया के कई देशों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। पुतिन तालिबान को मान्यता देने जा रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति भी रूस आ रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन के गठबंधन में तालिबान और वेनेजुएला भी शामिल हो चुके हैं। रूस के साथ चीन, ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देश पहले से ही हैं। अगर नेटो से युद्ध हुआ तो इसका अंजाम कितना भयावह होगा, इसका अनुमान लगाना संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, लिहाजा यहां बूचा और बाख्मुत से ज्यादा तबाही थी। लेकिन अब खार्किव वीरान हो चुका है। माना जा रहा है कि यहां नरसंहार का रिकॉर्ड टूटा है। रूस के लगातार हमले से हालात ऐसे हैं कि आंकड़े ही नहीं सामने आ सकते। लेकिन खार्किव की मौजूदा तस्वीर गवाही दे रही है कि यूक्रेन के शहर में क्या कुछ हुआ है। फिलहाल खार्किव में कितनी भी सप्लाई ठप है। रूस के
टैंक रिहायशी इलाकों को मलबे के अंबार में तब्दील कर रहे हैं। रूस की भारी भरकम मिसाइलों का हमला। T-70 टैंकों से लगातार गोलाबारी, खंडहरों की कतार और मुसीबतों का अंबार। खार्किव जितना खूबसूरत था, अब उतना उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर लोगों की चहल पहल रहती थी, वहां जली हुई इमारतें नजर आती हैं। बूचा, बाखमत और अवदीवका में जिस तरह से सैकड़ों लोगों की मौत हुई, ठीक वैसा ही नरसंहार खार्किव में भी हुआ है। रूस के इन हमलों से जो बच न सके वो मलबों में दफन हो गए, और जिनकी जिंदगी बच गई वो शायद ताउम्र चैन से सो नहीं सकेंगे। यूक्रेन के खार्किव में लोगों ने अपनी आंखों से कैसी तबाही देखी, जैसा कत्लेआम देखा, उसे भूल पाना मुमकिन नहीं है। खार्किव में कितने लोगों की मौत हुई, कितने बच्चे और महिलाओं का संहार हुआ, ये तो ज़ेलेंस्की की सरकार को भी नहीं पता, क्योंकि खार्किव के जर्रे जर्रे में रूस की मिसाइलों की दहशत है। यूक्रेन की सेना बहुत पीछे हट चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन या शवों को उठाने का काम मुमकिन नहीं रह गया है। रूस जल्द पूरे खार्किव पर कब्जा कर सकता है। 18 यूक्रेनी सैनिकों ने कुपियांस्क में सरेंडर किया है। रूस के हमले में 300 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने खार्किव को खाली करवाने के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। रूस की स्कंदर मिसाइलों के सटीक निशाने से खार्किव का थर्मल पावर स्टेशन तबाह हो गया। इसके अलावा मिसाइलों से खार्किव की सभी बिजली सप्लाई के सब स्टेशन को नष्ट कर दिया गया। अब खार्किव में बिजली की सप्लाई नहीं हो रही। जनरेटर के सहारे लोग किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बिजली सप्लाई नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। रूस की सीमा पर होने की वजह से बेहद अहम है। खार्किव से यूक्रेन रूस पर गोलाबारी करता रहा है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने हौसला नहीं गंवाया है। यूक्रेनी सेना के चीफ ने ऐलान किया है कि रूस के सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज एक मजबूत घेरा बना रही है। रूस की सेना को जवाब देने की भी तैयारी है। फिलहाल रूस ने यहां टैंकों से भारी गोलाबारी शुरू कर दी है, लेकिन यूक्रेन के पास गोला बारूद की भारी कमी है, इसलिए आर्टिलरी से पलटवार मुश्किल हो रहा है। यूक्रेनी आर्मी चीफ मान रहे हैं कि खार्किव के बड़े हिस्से पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन यूक्रेनी फौज को उम्मीद है कि रूस की खार्किव में कब्जे के अभियान को रोका जा सकता है। यूक्रेन की आर्मी भले ही रूस की सेना को रोकने में कामयाब हो जाए, लेकिन खार्किव में लोगों का रहना मुमकिन नहीं है। इस वक्त जितने भी लोग हैं वो सभी राहत शिविरों में हैं और जरूरत के हर सामान के लिए वो सरकार पर निर्भर है। रिहायशी इलाकों में भी टैंक से रूस का प्रहार जारी है। ऐसे में लोग खुद बेहद असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर दिन खार्किव से बड़ी तादाद में लोग दूसरे शहरों की तरफ जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा युद्ध अब इजराइल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकट बन गया है। गाजा के अल शिफा अस्पताल से आईडीएफ का ऑपरेशन पूरा होने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भयावह है। इजराइल पर आरोप है कि उसकी सेना ने पूरे अस्पताल को तहस नहस कर दिया और हमास ऑपरेटिव्स के नाम पर मेडिकल स्टाफ की हत्या कर दी। इसके अलावा इजराइल की गोलाबारी में 4 विदेशी नागरिक भी मारे गए हैं और ये सभी नागरिक गाजा में राहत और बचाव के लिए पहुंचे थे। अमेरिका, ब्रिटेन सहित इजरायली खेमे के कई देशों ने इस पर एतराज जताया है और अब तेल अवीव में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों को सबसे बड़ा संकट बताते हुए ऑपरेशन शुरू किया और बारूदी प्रतिशोध अब हदें लांघ चुका है। एक अप्रैल की शाम को इजराइल ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के साथ आईडीएफ ने संदेश जारी किया। गाजा के अल शिफा अस्पताल में आईडीएफ का ऑपरेशन पूरा हुआ। इस ऑपरेशन में 200 हमास आतंकी मारे गए, 500 आतंकी पकड़े गए, 6000 नागरिकों को सुरक्षित इलाके में भेज दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर हमास ने अस्पताल में ठिकाना न बनाया होता तो अल शिफा अस्पताल का यह हाल न होता। लेकिन आईडीएफ के अस्पताल से जाते ही गाजा के लोगों ने अपना सच बताना शुरू किया। ये गाजा का सिविलियन जर्नलिस्ट है जो बता रहा है कि अल शिफा अस्पताल का क्या हाल हो चुका है। तस्वीरें बता रही हैं कि अल शिफा का हाल बुरा है, लेकिन अल शिफा से एक और भयानक सच सामने आया। गाजा के लोगों का कहना है कि आईडीएफ ने टैंकों से लोगों को कुचल दिया। कुचले हुए शव अल शिफा कैंपस में दफन कर दिए। इजरायली सेना के जाने के बाद लोगों ने शव खोद कर निकाले। गाजा के नागरिक वो शव दिखा रहे हैं जो टैंकों से कुचल दिए गए, हड्डियां चूरा बन गई। आईडीएफ का सच बाहर आते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा बन गया। इजराइल का कहना है कि उसने हमास के आतंकियों का अंत किया है, लेकिन गाजा में काम करने वाले डॉक्टरों का दावा कुछ और है। इजरायली सेना पर अल शिफा नरसंहार का आरोप ही नहीं लगा है, बल्कि गाजा में राहत बचाव का काम करने आए विदेशी नागरिक भी इजरायली हमले में मारे गए हैं। ये विदेशी लोग गाजा में वर्ल्ड किचन सेंटर के प्रतिनिधि थे और गाजा के भूखे लोगों को खाना मुहैया करा रहे थे। वर्ल्ड किचन सेंटर के ये लोग इस कार में सवार थे। कार पर एक गोला गिरा जिसका निशान कार की छत पर नजर आ रहा है और उसके बाद कार जलकर खाक हो गई। इजराइल के हमले में 4 विदेशी राहत बचाव कर्मी मारे गए हैं। ये पोलैंड, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। देर अल बलाह में इनकी कार पर इजरायली गोला गिरा। इस मामले में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने जांच शुरू करने का ऐलान किया है। यानी गाजा की जंग में इजराइल फंसता जा रहा है। गाजा में इजराइल पर युद्ध अपराधों के आरोप लग रहे हैं और उधर इजराइल के अंदर बंधकों की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। लोगों का कहना है कि लंबी जंग के बाद भी इजराइल हमास की कैद से बंधकों को रिहा नहीं करा पाया है। इस तरह नेतन्याहू सरकार अल शिफा नरसंहार, विदेशी राहत कर्मियों की मौत और बेंजामिन के खिलाफ प्रदर्शन जैसे 3 मोर्चों पर फंस गई है। अस्तित्व की रक्षा के नाम पर शुरू किया गया युद्ध इजराइल सरकार के अस्तित्व पर संकट बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।